तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल हमने एक मॉरिशस से जुड़ी हुई कहानी की थी धर्मेंदु जा की। वो करते करते मुझे उसके तकरीबन 2 साल बाद एक बहुत ही सनसनीखेज केस उसी देश में हुआ, मॉरिशस में, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की भारतीय वायु सेना के एक सीनियर अफसर के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगे और उसको वहाँ से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का वास्ता देकर बड़ी मुश्किल से निकाल के वापस हिंदुस्तान लाया गया। और मैं उस ज़माने पे अपना अखबार बॉम्बे आई चला रहा था और उसकी तरफ से मैंने जो एक पीआईएल किया हाई कोर्ट में, उस हिंदुस्तान के एयरफोर्स के ऑफिसर के खिलाफ वो किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा। ये वो किस्से हैं जो आपको कहीं नेट वगैरह पे नहीं मिलेंगे। इसमें हिंदुस्तान की जो इज्जत है, जो हमारा गौरव है, जो हमारी एक आन शान है देश की, उसको जो ठेस पहुंचाने की एक कोशिश करने का इल्ज़ाम एक सीनियर ऑफिसर पे लगता है, सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर के ऊपर। ये अपने आप में बहुत बड़ा केस था उस समय। बहुत कम लोगों को याद होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो किस्से कहानियाँ सुनाऊं जो आपको और कहीं नहीं मिले। नहीं पढ़ने के तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो इस किस्से की शुरुआत करते हैं उसी समय से 94 में, बिगिनिंग में। अभी मुझे डेट याद नहीं है, मैंने नेट पे जाके बहुत ढूंढने की कोशिश की कि उस कमांडर का किस्सा कहीं से निकले, सिर्फ तारीख देखने के लिए, क्योंकि केस तो मुझे सब मालूम है। मैंने पीएल किया था, मैंने केस किया था, लेकिन डेट मुझे कहीं से नहीं मिल रही, पुराने कागज़ मुझे नहीं मिल रहे। और मॉरिशस में कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश की। जिस शख्स का मैंने नाम लिया था, हरीश चंदन सिंह, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, उनका अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से नंबर नहीं लग रहा है। मैंने ईमेल भी उनको किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। और इंदर देव कृपन, जो उस समय मलेशियन टेलीविज़न पे काम करते थे, उनका भी कोई नया कांटेक्ट नहीं मिला। और कुछ लोगों से मैंने कोशिश करने की कोशिश की मिलने की, लेकिन कामयाबी ने, बहुत लंबा गैप हो गया। 2000 के बाद मैं मॉरिशस नहीं गया कभी पिछले 20 साल में। तो काफ़ी कांटेक्ट थे, शायद नंबर चेंज हो गए, घर बदल लिए होंगे, नए घर ले लिए होंगे। खैर, तो किस्सा जारी रखते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि 1994 के बिगिनिंग में मॉरिशस में एक इंडियन एयरफोर्स का पोर्ट लुई में एक स्टेशन है। हमारे हेलीकॉप्टर्स का एक दस्ता उस देश में है। मॉरिशस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे टू फ्रेंडली नेशंस। लेकिन इंडिया मॉरिशस को टू ब्रदरली नेशंस कहते हैं। वहाँ की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी जो है, वो हिंदुस्तान से गए हुए लोगों की है। बिहार और उत्तर प्रदेश से लाखों लोग गए हुए वहाँ पे रह रहे हैं पिछले 200 साल से। उनके काफ़ी सारे हमारे जो उस टाइम पे लोग गए थे, उनकी आगे वाली जनरेशन पढ़ लिख के वहाँ के प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने और उनकी एयरलाइंस के चेयरमैन बने। तो बहुत बड़ी गिनती जो है, आबादी जो है, वो हिंदुस्तानी मूल के लोगों की है। सर राम गुलाम कितने साल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे, उनका बेटा नवीन राम गुलाम कितनी बार प्राइम मिनिस्टर रहा। वहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा है एक, वो प्राइम मिनिस्टर रहे वहाँ के। तो ऐसे करके हिंदुस्तानियों का बहुत बोलबाला है। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, कुलवंत सिंह, वो एयर मॉरिशस के बहुत बड़े ओहदे पर थे, नंबर 2-3 हो गए। इसी तरह जो बैंक ऑफ मॉरिशस है, उसके चेयरमैन भी हिंदुस्तानी मूल के हैं, उस समय पे थे, आज भी होंगे। तो हरीश चंदन सिंह भी हिंदुस्तानी मूल के हैं। बहुत थोड़ी थे लोग जो हैं वो
पुराना जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था वहाँ के, और तमिलनाडु के भी हैं वहाँ पे। इंद्रदेव कुरप्पन जो मेरा दोस्त था वो तमिलनाडु मूल का था। वहाँ पे एक मिस्टर वीरास्वामी मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, वो भी तमिलनाडु के मूल के थे। एक कल्याणी जग्गू वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में काम किया करती थी, वीरास्वामी की वाइफ, वो भी हिंदुस्तानी मूल की थी। तो ऐसा करके काफ़ी सालों से मैं तकरीबन हर साल छुट्टियां मनाने मॉरिशस जाया करता था। मेरे बहुत दोस्त थे वहाँ पे। 3 पंजाबी फैमिलीज़ हैं, मल्होत्रा फैमिली, वर्मा फैमिली और एक फैमिली है। तो मिस्टर वर्मा जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पढ़े हुए थे, मुझे पुराने जानते थे। उनकी वाइफ जो है वो मॉरिशस से चंडीगढ़ पढ़ने आई थी, तो उनका लव मैरिज हो गया। वो बाद में मिस्टर वर्मा को साथ में ले गई। वो अभी वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल चला रहे हैं। पहले एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, अब रिटायर होने के बाद अपना बहुत बड़ी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। उनकी बेटी हमारी मुंबई से पढ़ के गई है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके डॉक्टर की, वो अपना हॉस्पिटल चला रही है। खैर, तो ये इतने लोग हिंदुस्तानी मूल के हैं। और हिंदुस्तान और मॉरिशस की इस समझौते के तहत, मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, 2 आइलैंड को मिलके एक मॉरिस आइलैंड है, एक रॉड्रिक्स आइलैंड है। तो मॉरिस और रॉड्रिक्स को मिला के मॉरिशस उन्होंने नाम रखा उस कंट्री का। जो मॉरिस आइलैंड है वो बड़ी है, रॉड्रिक्स थोड़ी साइज़ में छोटी है। तो इस तरीके से वहाँ पे उस कॉलोनी पे काफ़ी देर फ्रेंच लोगों ने हुकूमत की, ब्रिटिशर ने हुकूमत की। तो बड़ा अजीब सा कंट्री है। वहाँ पे बोलने की भाषा जो है वो तो लोग फ्रेंच बोलते हैं। जितने अखबार निकलते हैं वहाँ पे सब फ्रेंच भाषा में निकलते हैं, ली मॉरिशियन, ली इक्वेटोरियन, इस तरह करके। और लेकिन जो काम काज की भाषा है, सरकारी भाषा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भाषा, वो सारी अंग्रेज़ी में होती है। और घरों में लोग ज़्यादा अपनी भोजपुरी भाषा बोलते हैं। बड़ी अजीब बात है, 3 भाषाएं वहाँ पे साथ की साथ चलती हैं। खैर, तो वहाँ पे हिंदुस्तान का इतना बड़ा वहाँ हमारा इंटरेस्ट है। हमारी बहुत सारी जो ऑफशोर कंपनीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में होती है, उनके बड़े बड़े ऑफिस जो हैं वो मॉरिशस में है। हमारी बहुत सारी ट्रीटीज़ मॉरिशस के साथ है। लेकिन मॉरिशस का अपना कोई आर्मी नहीं है, कोई उनकी अपनी एयरफोर्स नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। कोई किसी के साथ बॉर्डर लगता नहीं, आर्मी क्या करनी है। नेवी भी उनके नाम के बराबर है, थोड़े से जहाज़ वो भी हिंदुस्तान ने हेल्प करके उस ज़माने में बनाए थे। आज शायद उनका अपना कोई नेवल यूनिट उन्होंने बना लिया है। लोग तो ले दे के एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा होता था जो उस देश का पूरी डिफेंस देखता था। तो जो पुलिस कमिश्नर होता था वो हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट वहाँ का होता था। और उसको जब तक वो खुद रिटायर नहीं हो तो उसको सरकार ज़बरदस्ती रिटायर नहीं कर सकती थी, अनलेस कोई उसने बहुत बड़ा कोई क्राइम जुर्म किया हो। तो उस देश की थोड़ी बहुत जो सुरक्षा की ज़रूरत होती थी, टेरिटोरियल वाटर्स की रक्षा करने के लिए, या कोई इमरजेंसीज आ जाए तो उसके लिए एक इंडियन एयरफोर्स का कोई 10-12 हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन वहाँ पे परमानेंटली रहता था। और उसका जो चीफ होता था, जो बड़े जो ऑफिसर थे, जो उनको डिप्लोमेटिक उसके नीचे, ट्रीटी के नीचे रखा जाता था। डिप्लोमेटिक कवर उनको मिलता था। उसका ये होता है कि उसको किसी छोटी मोटी बात के लिए उनकी गाड़ी चेक नहीं की जा सकती, उनके आने जाने पे, मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं होती। तो कोई छोटे मोटे क्राइम में कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। तो अब बात पुरानी है, उसमें काफ़ी साल निकल गए। तो मैं उस ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा, सरनेम खाली आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो नाम मॉरिशस के अखबारों में और वहाँ की टेलीविज़न पर जो उस समय चला था, उस केस जिस नाम से मशहूर हुआ था, उस केस का नाम था कमांडर गिल केस। हुआ ऐसे कि कमांडर गिल जो थे
ये हमारी एयरफोर्स की उस यूनिट के चीफ थे, मुखी थे। और उनके एरिया में कोई एक स्कूल गोइंग लड़की, बड़ी उम्र की, सीनियर स्कूल की, उसके साथ कुछ छेड़खानी का केस बना, जिसको वहाँ के लोकल अखबारों ने तो रेप तक भी बता दिया, कुछ इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैं तो मुंबई में था, अंदर की बातें पता नहीं थी। लेकिन ये कांड हुआ जिससे काफ़ी रोष पैदा हुआ मॉरिशस में हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ, कि हमारे इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद जिस ऑफिसर को हिंदुस्तान ने हमारी रक्षा करने के लिए भेजा है, वही ऑफिसर ने हमारी एक लड़की के साथ ये इस किस्म का बुरा काम किया है या इलीगल काम किया है। तो उसको लेके काफ़ी डिप्लोमेटिक लेवल पे मीटिंग्स हुई, सब हुआ। और वहाँ की पुलिस और सरकार कमांडर गिल के खिलाफ लीगल कार्रवाई करना चाहती थी, उसको अरेस्ट करना चाहती थी, और लीगली उसके ऊपर जो सज़ा वगैरह होनी थी वो वहाँ की कोर्ट उसको देने के लिए सरकार ये चाहती थी। लेकिन हिंदुस्तानी जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि हमारे एक ऑफिसर को वहाँ पे अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर केस चलाया जाए। तो काफ़ी दिनों की जद्दोजहद के बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे के उस आदमी को एयरलिफ्ट किया गया वहाँ से, और उसको हिंदुस्तान वापस ले आया गया। लेकिन बहुत सारी बदनामी उन दिनों में हिंदुस्तान की वहाँ पे हुई। जो इंडिया के जो वहाँ पे हाई कमिश्नर थे, उनके दफ्तर के बाहर जाके मजारे वगैरह लोगों ने किए, पूरा मीडिया हिंदुस्तान के खिलाफ लिखने लगा। तो काफ़ी सारा एक मूवमेंट खड़ी होगी उस कंट्री में, और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही थी। क्योंकि मेरे वहाँ के प्रेस वालों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। तो वो लोगों ने सारी अपनी कटिंग्स जो थी उस ज़माने में अपने एयरलाइन के थ्रू, उनका जो स्टेशन मैनेजर थे जहाँ पे मॉरिशस एयरलाइंस के, उनके थ्रू एक इतना बड़ा लिफाफा सब एविडेंस, जो सब केस का जो बैकग्राउंड थी, वो सारी मुझे भेजी। मैं उन दिनों में लेमिंगटन रोड, मुंबई में एक एरिया है, वहाँ पे लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन है, उसके बिल्कुल सामने कॉर्नर पे एक कार के होटल है। उसमें से 2-3 कमरे लेके मैं किराए पे वो अपना डेली अखबार चलाया करता था, जिसका नाम था बॉम्बे आई। और लकीली फॉर मी, उन दिनों में एक बहुत बड़े वकील हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, मिस्टर सतीश माने शिंदे। वो उस समय तक राम जेठमलानी के ऑफिस के साथ अटैच थे। संजय दत्त को बेल दिलवाने में सतीश माने शिंदे का बहुत बड़ा रोल रहा, और वो ओवरनाइट एक सेलिब्रेटेड एडवोकेट बन गए। बहुत नाम, आज के तो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस में अपीयर होते हैं। अभी जो शाहरुख खान के बेटे का जो बेल हुआ, वो भी केस सतीश माने शिंदे ने लड़ा कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में। खैर, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है लीगल फ्रेटर्निटी में। तो वो मेरे राम जी के ऑफिस के साथ काम करते थे, तो मेरा साथ अच्छी दोस्ती थी सतीश माने शिंदे के साथ, छोटे भाई जैसे हैं मेरे वो। तो उन्होंने एक दिन फैसला किया कि मैं अभी राम जेठमलानी का ऑफिस छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट वकालत करूँगा। उन्होंने एक ऑफिस किराए पे लिया कहीं पे, लेकिन वहाँ रेनोवेशन का काम काफ़ी डिले होता जा रहा था। कोई लकड़ी का, फर्नीचर का काम था, अलमारियाँ बननी थी किताबें रखने के लिए, वेटिंग रूम बनना था, जो भी था, कुछ कैबिन्स बननी थी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि थोड़े दिनों के लिए वो अपनी किताबें जो हैं, बहुत सारी किताबें थी, लीगल बुक, तो मैं क्या आपके ऑफिस में रख सकता हूँ? अब मेरे छोटे भाई जैसे हैं, अच्छे दोस्त हैं, आज भी हैं। और मैंने कहा आपका ऑफिस है, आप कभी भी आप भी आके बैठिए यहाँ पे, किताबें रखी, काम यहीं से कीजिए, नो प्रॉब्लम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ दिनों के लिए सतीश माने शिंदे ने अपना जो ऑफिस था वो मेरे ऑफिस के साथ मिलके वहाँ पे चलाया अपना काम। शाम को आते थे कोर्ट से, अपना काम वगैरह करके चले जाते थे चाय पी के। तो हमें भी अच्छा लगता था, इतने बड़े आदमी के साथ बैठ के बातचीत हो जाती थी रोज़। तो जब वो पलंदा मेरे पास आया, तो मैंने वो सतीश, उन दिनों में सतीश माने शिंदे में हमारे ऑफिस से ही ऑपरेट करते थे, तो मैंने उनको दे दिया, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट थे, उनसे अच्छा आदमी कौन हो सकता था। उन्होंने सब पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे बोले कि यार बात तो आपकी सही है,
ये कहीं ना कहीं एक शख्स की वजह से पूरे देश की बदनामी हो रही है। तो आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मैं एक PIL करना चाहता हूँ हाई कोर्ट में, ताकि इस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वो मैसेज जो है वो मॉरिशस के लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हिंदुस्तान सरकार जो है वो ऐसे इश्यूज़ को लेके इनसेंसिटिव नहीं है। हम वो वहाँ के लोगों की जो मनोकामना है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको सोच को समझ सकते हैं, उनके दुख को, दर्द को, और इंडिया सरकार इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। तो ये इस किस्म की मिस्टर सतीश माने शिंदे ने एक पूरी रात बेचारे बैठे, वो सुबह मगर 4 बजे जाके कहीं वो PIL जो फाइनल हुई कंप्यूटर पे, हमारा एक तरफ न्यूज़पेपर का काम चल रहा था और दूसरा जो मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठता था, वहाँ बैठ के सतीश माने शिंदे ने पूरी रात वो पूरी पटिशन तैयार की और दूसरे दिन रेडी होके हम लोग दोनों भाई मुंबई हाई कोर्ट पहुँचे और वो PIL दायर कर दिया। मुझे आज भी याद है कि मुझे सतीश माने शिंदे ने पूछा कि जब हम अपील कोर्ट में फाइल करेंगे तो जो पूछा जाएगा इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप फाइल कर रहे हो तो आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो मैंने जवाब दिया कि मेरा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट देश का इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट देश की इज्जत का इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट हम सब भारतवासियों के सम्मान का, मान का वो इंटरेस्ट है। और अगर एक शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, जब तक वो अपने आप को बेकसूर नहीं साबित करता तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उसने गलती की है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। तो इससे जो एक देश का नाम मॉरिशस में और दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज़ में बदनाम हो रहा था, उसके ऊपर लगाम लगेगी और अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। खैर, तो वो पहला पहरा सतीश माने शिंदे ने पेटिशन का वही बनाया कि माई इंटरेस्ट इज नेशनल इंटरेस्ट, आई एम फाइलिंग दिस पटिशन एज अ ट्रू नेशनलिस्ट कीपिंग इन माइंड जो सब करके आगे के देश की इज्जत के लिए हम जैसा। खैर, हमने वो अपील फाइल की हाई कोर्ट में। जज साहब ने जब पहला पन्ना पढ़ा, जो सतीश माने शिंदे ने बहुत अच्छी तरह लिखा था, ड्राफ्टिंग की थी, उन्होंने इमीडिएटली अपील जो थी वो एडमिट कर लिया। और एडमिट करके जो हमने जो पार्टीज़ बनाई थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, तो इस किस्म के जो उनको नोटिस भेज दिए गए और कोई 10-15 दिन की तारीख पड़ी और नेक्स्ट तारीख पे एक सरकारी वकील पेश हुआ बा और उसके साथ जो इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन ऑफिसर थे, हेड ऑफिस कैप्टन, मैं नाम भूल गया उनका, वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोर्ट में हाज़िर हुए और उन्होंने वो पटिशन पूरी जवाब देते हुए सतीश माने शिंदे के सवालों पटिशन का जो मैंने फाइल की थी, मेरे नाम से फाइल हुई थी कि माई बलजीत परमार, वो सब ऐसा करके शुरू हुई थी। तो भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन ऑफिसर के थ्रू कोर्ट को ये भरोसा दिया कि हम इस ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स करेंगे, इसको मौका दिया जाएगा इसकी अपनी सफाई देने का और उस प्रोसीडिंग्स के बाद अगर इसको गिल्टी पाया जाता है तो हम इसको सज़ा देंगे। ये आश्वासन इंडियन एयरफोर्स ने मुंबई हाई कोर्ट में दिया। तो उसके बाद जज साहब ने हमारे वकील सतीश माने शिंदे को पूछा कि क्या आप भारत सरकार की इस सफाई से सहमत हो। तो सतीश माने शिंदे ने रिक्वेस्ट किया कि जब तक ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पूरी होती है तो हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है, हम तो यही तो चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर कुछ गलत काम किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये काम सरकार कर रही है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी पेटिशन पेंडिंग रखी जाए। अगर हम उस इंक्वायरी से सहमत नहीं हुए या उसमें हमें कोई लीगली कोई लकूना लगेगा तो हम दोबारा इस पेटिशन को रीओपन करने की हमें इजाज़त दी जाए। तो जज साहब ने वो भी मान लिया कि ठीक है, आपकी बात जेन्युइन है।
तो सतीश माने शिंदे ने बहुत मेहनत करके उस केस में जो पैरवाई की, उसमें बाद में कुछ महीनों के बाद हमें पता चला, भारत सरकार ने, इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट को बताया कि उस ऑफिसर का एक स्टेप डिमोशन कर दिया गया है। जिस रैंक में वो थे, विंग कमांडर थे या स्क्वाड्रन लीडर थे, वहाँ से एक रैंक कम कर दिया गया और उनकी सैलरी कुछ कम की गई। कुछ इस किस्म की कार्रवाई वो कोर्ट मार्शल प्रोसीजर्स के बाद मतलब ये था कि इंडियन एयरफोर्स ने उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया, जिससे जो साबित होता था कि उसका कहीं ना कहीं वो गुनाह या मिसकंडक्ट जो था वो साबित हुआ। तो जिस सज़ा से बचने के लिए वो ऑफिसर मॉरिशस से भाग के उसको भगा के ले आया गया था, उसको हिंदुस्तान के कानून ने सज़ा दी। और ये केस बहुत, इसका चर्चा चला मॉरिशस में। वहाँ के बड़े बड़े अखबारों ने मेरी टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यूज़ लिया। कुछ वहाँ के लोग इंटरव्यू लेने के लिए मुंबई में स्पेशली आए और सबका यही सवाल था कि आपने एक नॉन मॉरिशियन होते हुए हिंदुस्तान में बैठ के अपने एक ऑफिसर के साथ केस लड़ा, ये आपकी, हम इससे काम की बहुत कदर करते हैं, आपको दाद देते हैं। और उसके बाद जब मैं मॉरिशस गया तो सब अखबारों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए। आई वाज ट्रीटेड लाइक अ हीरो। एयरपोर्ट पे उनके पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल दस्ता भेजा मुझे पुलिस का रिसीव करने के लिए, और मखौल में मुझे ऑफ़र भी किया कि हम आपको अपने देश का ऑनरेरी सिटीज़न बनाना चाहते हैं। और उसके बाद अगले साल में जो उनका नेशनल डे जो होता है, इंडिपेंडेंस डे, उसकी जो सेलिब्रेशन बहुत बड़ी करते हैं पोर्ट लुई में, उसके लिए मुझे उन्होंने स्पेशल गेस्ट करके मुझे बुलाया। अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका, मैं किसी और काम में बिजी था, बट आई वॉज इन्वाइटेड एज अ स्टेट गेस्ट। तो दोस्तों, ये होता है अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। सच्चाई से लड़ने के लिए कभी नहीं घबराना चाहिए, भले आपको वो लड़ाई अपने ही लोगों से क्यों ना करनी पड़े। तो इस किस्से को आज यही ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।